स्टॉप शेयर। हाँ, अब दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। बोलिए। ठीक है, तो ये क्या है? हाँ, शेड्यूल लाइन हम कहाँ पे पढ़ रहे थे? ऑर्डर टाइप, ऑर्डर टाइप पढ़ लिए। ऑर्डर टाइप क्या करता है? परचेज पीआर जो है ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। आइटम कैटेगरी हम्म। क्या करेगा? जब भी हम माइगो करेंगे, ठीक है, तो उस माइगो को, हाँ, सो हम क्या बोल रहे थे कि हम यहाँ पे स्टॉक इन नहीं ले रहे हैं, लेकिन माइगो करेंगे। जब ये माइगो करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा? अकाउंटिंग एंट्री जनरेट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी के सिनेरियो में स्टॉक तो एक्चुअल एंट्री हो नहीं रहा है, तो अकाउंटिंग एंट्री तो गलत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम्म। यहाँ पे हम आइटम कैटेगरी 5 यूज करते हैं। 5 यूज करेंगे तो क्या होगा? वो जो हम माइगो क्रिएट करेंगे, वो डम्मी माइगो हो जाएगा। मतलब उसमें अकाउंटिंग एंट्री जनरेट नहीं होगा। सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये जो माइगो किया जा रहा है, ये डम्मी माइगो है, जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस है, ठीक है। तो इसलिए सिस्टम कोई अकाउंटिंग एंट्री जनरेट नहीं करेगा। क्लियर है? हम्म। ओके। नेक्स्ट आता है अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी। अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी यहाँ पे एक्स लिए हुए है क्या? हमारा नोट्स में अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी 1 बताया हुआ है, ठीक है। हम जब 1 मेंटेन करेंगे, अच्छा, हम क्या कर रहे थे? ये मीगो किए, अगर वो इनवॉइस देगा तो क्या करेंगे? हम माइरो करेंगे। हम्म। करेक्ट। तो उसमें नोटिफिकेशन नहीं देता है ना? सॉरी, उसमें नोटिफिकेशन नहीं देता है। उसमें तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन, मतलब खाली देखो, वॉइस। हम माइगो कब करते हैं या विथ नोटिफिकेशन और विदाउट नोटिफिकेशन कब करते हैं? उस वेंडर को दिन भर में हम 10 ऑर्डर देते हैं, ठीक है। हम्म। अब वो 10 का अलग अलग इनवॉइस भेजेगा हमको, 10 बार। हम्म। तो क्या होगा कि हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि एक काम करो, कि आप इनवॉइस इतना ज्यादा मत भेजो, खाली जब भेजना तो हमको एक मेल कर देना, ठीक है, हम्म। कि 5 क्वांटिटी इसको हम भेज दिए हैं, ये वाला कस्टमर 5 क्वांटिटी भेज दिए, ये वाला कस्टमर 10 क्वांटिटी भेज दिए। तो उस केस में हम्म। क्या होगा कि वो हो गया नोटिफिकेशन, शिपिंग नोटिफिकेशन, मतलब जस्ट नोटिफाई कर दिया आपको, उस समय ठीक है। माइगो हम लोग करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम माइगो कर देंगे। लेकिन अब क्या है? हम्म। तो उस केस में हम इनवॉइस नहीं ले पाएंगे हर दिन में। अगर हम 10 को इनवॉइस लेने लगे, उसको क्या बोले, पूरे महीने में जितना होगा उतने का एक सिंगल इनवॉइस करके हमको भेज देना, हम तुमको पेमेंट कर देंगे, हम्म। ठीक है ना। तो ये शिपिंग, ये विदा शिपिंग नोटिफिकेशन चला गया। विदाउट शिपिंग नोटिफिकेशन उसको हम 15 दिन में एक ऑर्डर देते हैं, तो हम क्यों उसको शिपिंग नोटिफिकेशन उससे मांगेंगे? उसको हम क्या हम्म। बोलते हैं कि जब तुम भेज देना सामान, तो अपना इनवॉइस हमको दे देना, हम तुमको पे कर देंगे। आपके बिहाफ पे वेंडर भेज रहा है कस्टमर को, तो आपको पे भी करना है ना। तो हम पे कैसे करेंगे? बोलेंगे कि तुम इनवॉइस देना, इनवॉइस के अकॉर्डिंग हम तुमको पे कर देंगे। तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? माइरो करेंगे। लेकिन अगेन, ये जो माइरो कब करते हैं? माइरो हम करते हैं जब हम पेमेंट किसी को, मतलब किसी से लेते हैं। पेमेंट किसी से जब हम लेते हैं, तब हम माइरो करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पेमेंट ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, सिर्फ इनवॉइस का एंट्री कर रहे हैं, और पेमेंट हम दूसरे प्रोसेस से करेंगे। सिमिलर लाइक जैसे हम स्टॉक का सिर्फ डमी किए थे, वैसे ही डमी हम इनवॉइस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए हम अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, इसमें एक एक्स लिखा हुआ है, आप उसमें F4 करो। क्या है अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी में? F4 नहीं, F4 करने का क्या मतलब? कोई भी अगर एसएपी में बोलेगा F4 करो, मतलब वो कह रहा है इस वाले बॉक्स को क्लिक करने, यानी उसके अंदर में क्या क्या एंट्री है वो देखने की वो बात कर रहा है। इसमें 1 है, ABCDEFGH, अच्छा इसमें तो 1 है ही नहीं। एक्स मेंटेन किया हुआ है ना, ऑल एक्सिलरी असाइनमेंट कैटेगरी। ओके, हो सकता है कि अभी इसमें चेंज हुआ है, बट हम क्या पढ़े हैं, उसमें क्या रहेगा? हम एक मेंटेन करेंगे, 1। 1 क्या करेगा? जब हम माइरो करेंगे
तो वो डम्मी मायरो होगा, उसका कोई अकाउंटिंग एंट्री जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना। जब भी हम हम्म। मायरो करेंगे तो क्या होगा, कोई अकाउंटिंग एंट्री उसका जनरेट नहीं होगा। क्लियर है? क्लोज करो इसको। हाँ। ओके। नीचे में है अपडेट शेड्यूल लाइंस मटेरियल, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, या उसको हम नहीं पढ़ेंगे। एक आता है फिर इनकम्प्लीशन प्रोसीजर। इनकम्प्लीशन प्रोसीजर क्या होता है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्या होता है इनकम्प्लीशन प्रोसीजर? व्हाट इज जो भी, इनकम्प्लीशन प्रोसीजर? जो बहुत कुछ कुछ जो टिक रहता है, जो मैंडेटरी रहता है वो बाकी रहता है, उसको इनकम्प्लीट प्रोसेस वो रहता है। ऐसे नहीं बोलेंगे ना, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऐसे नहीं बोलेंगे। को अच्छा। इनकम्प्लीशन प्रोसीजर क्या है? इनकम्प्लीशन प्रोसीजर will contain a list of field, list of, it will contain list of field. If we will not maintain those field, then system will consider that document as incomplete. हम हम्म। एक एक सेल्स ऑर्डर के लिए हमने क्या बोला है? सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, पीओ नंबर, और एक एजेंट का नाम मैंडेटरी होना चाहिए। अगर एजेंट का नाम नहीं है तो भाई तुम्हारा ऑर्डर वैलिड नहीं रहेगा। तो हम क्या किए, एजेंट का नाम को मैंडेटरी बना दिए। अब जब तक हम एजेंट का नाम नहीं डालेंगे, उसको, वो सिस्टम क्या उस सेल्स ऑर्डर को बताएगा कि ये सेल्स ऑर्डर इनकम्प्लीट सेल्स ऑर्डर है, कंप्लीट है ही नहीं। ठीक है ना। हम्म। तो ये हम कहाँ मेंटेन करते हैं? इनकम्प्लीशन प्रोसीजर में मेंटेन करते हैं। इनकम्प्लीशन प्रोसीजर contains the list of field. If we will not maintain those field into the sales order, system will consider that order as a incomplete sales order. क्लियर है इस मतलब बात? ये कंट्रोल होता है सेल्स ऑर्डर से। नहीं नहीं नहीं, अगर हम ये मेंटेन किए हैं अगर सेल्स ऑर्डर में, तो वो सेल्स ऑर्डर इनकम्प्लीट होगा। अगर हम वो मेंटेन किए हैं शेड्यूल लाइन कैटेगरी में, तो वो शेड्यूल अच्छा। लाइन इनकम्प्लीट कहलाएगा। ठीक है। हम सिर्फ एग्जाम अथी में जो रटा हुआ है उसके हिसाब से ऑलवेज सेल्स ऑर्डर मुंह से निकल रहा है। लेकिन अच्छा अगर ये अच्छा। हम आइटम कैटेगरी पे लगाए हैं तो आइटम कैटेगरी के हिसाब से होगा। ऑर्डर के हेडर पे हम्म। लगाए हैं वीओ V8 में तो सेल्स ऑर्डर पे होगा। अगर हम डिलीवरी में लगाए हैं तो डिलीवरी पर होगा, है ना, बिलिंग में नहीं होता है। तो ठीक है ठीक है। ठीक है। तो इनकम्प्लीशन प्रोसीजर यहाँ पे समझ में आ गया। हम्म। रिक्वायरमेंट एंड असेंबली। ये रिक्वायरमेंट एंड असेंबली, अवेबिलिटी चेक एंड प्रोडक्शन एलोकेशन, ये तीन चीज भी इंपॉर्टेंट है शेड्यूल। रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जब भी हम सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है, तो सेल्स ऑर्डर जब हम बनाए तो एक रिक्वायरमेंट पास होती है। जैसे अगर हम सपोज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हमारा ऑर्डर आया है 50 का, तो मैन्युफैक्चर जो सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। जो सेल्स ऑर्डर आया है, जो कस्टमर ने ऑर्डर भेजा है, वो किसको भेजा है? सेल्स वाले डिपार्टमेंट को भेजा है। अब सेल्स वाला डिपार्टमेंट जब सेल्स ऑर्डर बनाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना बनाने का भी बाकी है, कितना हमको क्वांटिटी बनाना है। तो वो रिक्वायरमेंट कैसे उसको पास होता है? वो रिक्वायरमेंट पास होता है ये चेक बॉक्स से, रिक्वायरमेंट असेंबली से। ठीक है। ये इस वाले चेक बॉक्स को अगर हम चेक करके रखेंगे, तो उस अलग अलग डिपार्टमेंट को, रिलेवेंट डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि हमको ये, जैसे मैन्युफैक्चरिंग को पता चल जाएगा कि इतना हमको मैन्युफैक्चर करना है। उसमें से अगर कुछ सामान खरीदना है तो प्लानिंग वाला को, बायर वाला को पता चल जाएगा कि इतना सामान हमको खरीदना है। ठीक है। इन्वेंट्री वाला को पता चल जाएगा कि हाँ इतना सामान मेरे पास आने वाला है। तो ये सब इंफॉर्मेशन कैसे पास होती है? ये रिक्वायरमेंट असेंबलिंग से। देखो ये क्या है, थर्ड पार्टी का हम लोग खोल रखे हैं। ये शेड्यूल लाइन किसका है? थर्ड पार्टी का है। तो थर्ड पार्टी में किसी को कुछ रिक्वायरमेंट देना है क्या? ऑलरेडी पीआर जनरेट हो गया है, तो और हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इसका? नहीं करेंगे इसका। इसलिए ये देखो अनचेक है। यही तुम सीपी में चले जाओ,
दूसरे वाले सर्च करके देखो सीपी में क्या है। मूव टू सीपी शेड्यूल लाइन कैटेगरी, कैसे करें जाएंगे? सीपी में जाओ, सीपी, और उसके ऊपर यहां से नहीं, वो बोले थे ना अदर एंट्री। गुड, हाँ, याद रखो ये सब चीज। अकाउंट असाइन कुछ तो हम लोग डिलीट किए, एक काम करो, इसको बैक करो, क्रॉस, ऊपर में क्रॉस का रेड का बटन है ना, और ऊपर, हाँ, इसको क्लिक करो। लॉस्ट, यस। अब यहाँ से सीपी खोल लो। सीपी है ना ऊपर में ही, यहीं पे तो दिख रहा है सामने, हाँ। ये देखो, इस सीपी वाले में चेक लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस शेड्यूल लाइन कैटेगरी क्या है, स्टैंडर्ड शेड्यूल लाइन कैटेगरी है। ठीक है। इसमें जैसे ही कोई अगर मटेरियल इंटर होती है, तो हम, या तो अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग वाला को खरीद रहे हैं तो बायर को इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको चेक बॉक्स लगा देंगे। लेकिन थर्ड पार्टी में क्या हो रहा था कि हमको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो वेंडर उसको भेज देगा, मेरा काम खत्म हो गया। इसलिए उसमें अनचेक था। ठीक है। तो शेड्यूल लाइन कैटेगरी में एक ये भी इंपॉर्टेंट कंट्रोल है। दूसरा आता है अवेबिलिटी। अवेबिलिटी मतलब हमारे स्टॉक में कितना अभी अवेलेबल है, और नेक्स्ट कब अवेलेबल होगा। ये सब डिटेल आप देखना चाहते हो कि नहीं। अगर आप ये फंक्शनैलिटी यूज करना चाहते हो, तो हम अवेबिलिटी में चेक लगा के रखेंगे। थर्ड पार्टी वाले में हमने देखा था चेक नहीं लगा हुआ था। थर्ड पार्टी पे जाओ, वही अदर अदर एंट्री पे जाओ, वहां से नहीं है अदर एंट्री, हाँ, सीएस डालो। ये देखो, इसमें चेक की जरूरत नहीं है। इसमें तो स्टॉक कौन दे रहा है, स्टॉक दे रहा है वेंडर। तो हम एबिलिटी चेक अपने यहाँ क्यों करेंगे? हम अपने यहाँ नहीं करेंगे, करेक्ट ना। इसलिए यहाँ पे एबिलिटी चेक नहीं लगा हुआ है। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये फिर आता है प्रोडक्ट एलोकेशन। समझ में आ गया? रिक्वायरमेंट असेंबली समझ में आ गया, एबिलिटी समझ में आ गया? हम्म। आया या कुछ डाउट है? हाँ, आया। एबिलिटी समझ में आया, थोड़ा सा असेंबली में थोड़ा सा डाउट है। असेंबली रिक्वायरमेंट मतलब वो रिक्वायरमेंट पास करेगा। वो पहला जो है आर ई क्यू ना, वो है रिक्वायरमेंट। असेंबलिंग के नाम से तुमको समझ में नहीं आ रहा। रिक्वायरमेंट याद रखो, रिक्वायरमेंट पास कर रहा है। जैसे हम सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं, तो हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, वो दूसरे डिपार्टमेंट को, दूसरे प्लांट को, दूसरे जिसका भी है, उसको रिक्वायरमेंट सिर्फ वो पास कर रहा है। समझ क्लियर? तो वो पास किसको कर रहा है, वो थर्ड पार्टी को? थर्ड पार्टी के केस में वो किसी को नहीं पास करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑलरेडी हम पीआर जनरेट कर रहे हैं ऑर्डर टाइप की वजह से। हम इस, ये स्टैंडर्ड में पास कर रहा है। किसको पास कर रहा है? वो एसएपी का बैकग्राउंड है। उसमें बहुत सारा अच्छा। कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है, हम उतना नहीं ठीक। जानेंगे। ठीक है। उसका एक कंसेप्ट होता है टी ओवर, ट्रांसफर ऑफ रिक्वायरमेंट। वो एक सब्जेक्ट है एक तरह से। हम वो सब पढ़ने भी जान नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब डीप है। ठीक है। 2 4 5 साल वाले को उतना डीप में नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। अभी तक हमको भी उसका नॉलेज नहीं है। ठीक है ना। हम सिर्फ क्या समझेंगे यहाँ पर, हम सिर्फ समझेंगे कि रिक्वायरमेंट ट्रांसफर हो जा रहा है, कैसे हो रहा है वो हम नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है। हाँ, हाँ। क्लियर। ये एक लास्ट का आता है प्रोडक्ट एलोकेशन। जैसे हम अभी ये भी नहीं पढ़े कि एबिलिटी चेक कैसे होता है, कैसे हो रहा है, उसके अंदर भी एक लॉजिक है, उसके अंदर भी एक, वो भी एक चैप्टर है। लेकिन हम वो सारा चैप्टर अभी इसी में अगर सब खींचने लगेंगे तो फिर ये खत्म नहीं होगा। यहाँ से फिर सिर्फ हम समझेंगे कि उसका यूज क्या है, उस वो करता क्या है, बस वो समझ करके और आगे बढ़ना है। हम्म। प्रोडक्ट एलोकेशन। प्रोडक्ट एलोकेशन क्या होता है? जैसे एप्पल वाले लोग क्या करते हैं कि आप एप्पल अगर कोई नया लॉन्च हुआ है, या एप्पल है क्या, दूसरा भी आजकल जब नया लॉन्च होता है, तो आप एक से ज्यादा नहीं खरीद सकते हो। या किसी ने कर दिया कि हम 5 से ज्यादा नहीं बेच सकते हैं। ठीक है। या किसी ने कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहा कि हमारा स्टॉक कम है और डिमांड ज्यादा है,
हम क्या चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया मतलब पूरे इंडिया में हम बिजनेस करते हैं, तो हर स्टेट में मेरा कुछ ना कुछ सामान जाए। ऐसा ना हो कि एक ही स्टेट वाला आए और सारा खरीद ले। हम क्या चाहते हैं, हर स्टेट को 100 100 क्वांटिटी डिवाइड कर दिए कि आप सभी को 100 100 क्वांटिटी मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो ये सब काम जो हम इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोडक्ट एलोकेशन बोलते हैं। अब हमने नॉर्थ को 100 क्वांटिटी भेज दिया। ठीक है। अब नॉर्थ में तो बहुत सारा वेंडर हो सकता है। अब उस वेंडर में से कौन कितना ले रहा है, वो कैसे काउंट होगी? वो सिस्टम में उसको हम सेट करते हैं, जिसका नाम है प्रोडक्ट एलोकेशन। हम्म। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे सिर्फ हम ये जानेंगे कि हम शेड्यूल लाइन कैटेगरी से प्रोडक्ट एलोकेशन कंट्रोल करते हैं। कैसे होती है प्रोडक्ट एलोकेशन? सॉरी सर, आई डोंट नो। ठीक है। अगर इंटरव्यू में पूछ दिया कि प्रोडक्ट हम्म। डू यू नो हाउ प्रोडक्ट एलोकेशन वर्क्स, ठीक है, हम्म। तो सॉरी सर, आई डोंट। हम्म। But yeah, I know that we can control product allocation from the schedule line category. If we have unchecked the product allocation at the schedule line category, it will not work. जैसे एबिलिटी चेक तुम सारा सेटिंग कर दियो, सेटिंग अभी हम लोग पढ़ा नहीं है, सारा सेटिंग कर हम्म। रखे हो, लेकिन यहाँ पे अगर चेक नहीं है तो वो काम ही नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, प्री रिक्विजिट हो गया कि यहाँ पे वो चेक होना चाहिए, तभी तो आपका फंक्शन सब सेट कर रखे हो, लेकिन यहाँ पे क्लिक नहीं है तो फंक्शन काम नहीं करेगा। है ना। हम्म। तो ये क्या है, प्री रिक्विजिट इसको बोलते हैं। मतलब वो फंक्शन के लिए ये क्या हो गया, प्री रिक्विजिट हो गया। अब एक ही चीज इसमें बचता है, वो है मूवमेंट टाइप। करेक्ट। रेस्ट ऑल हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम्म। मूवमेंट टाइप को छोड़ करके और कुछ क्वेश्चन इसमें बाकी जो हम नहीं टच किए हैं उसको हम नहीं पढ़ेंगे। जिसको जिसको हम बताए हैं सिर्फ उसको उसको याद करना है कि अगर शेड्यूल एंड कैटेगरी से कंट्रोल क्या क्या होता है, तो डिलीवरी ब्लॉक, मूवमेंट पूरी टाइप, ब्लॉक। आइटम रेलेवेंस फॉर डिलीवरी, ऑर्डर जी। टाइप, आइटम कैटेगरी, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, एवेबिलिटी। रिक्वायरमेंट, ड्रॉप। इनकम्प्लीशन प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट, एबिलिटी चेक, प्रोडक्ट एलोकेशन, इतने को याद करके रखना है कि इतना कंट्रोल होता है। और इतने को ये भी याद करना है कि ये काम क्या करता है। हम्म। अब इसमें से हम सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, वनली मूवमेंट टाइप थोड़ा और एक्सप्लेन करना है। तो अब ये देखो, ये क्या है मूवमेंट टाइप, यहाँ पे जैसे सीएस वाला में कोई मूवमेंट टाइप नहीं था। ये अगर तुम 10 इंटरव्यू में जाओगे तो लगभग हम्म। 5 इंटरव्यू जरूर बोलेगा कि व्हाट इज मूवमेंट टाइप इन थर्ड पार्टी सिनेरियो। अच्छा। ठीक है। तो उसका हम्म। आंसर रहेगा कि वी डू नॉट हैव मूवमेंट टाइप इन थर्ड पार्टी। मूवमेंट टाइप क्या कंट्रोल करता है कि स्टॉक किधर से किधर मूव करेगा। है ना। हम्म। लेकिन थर्ड पार्टी हम्म। में तो स्टॉक मेरा मूव कर ही नहीं रहा है, तो स्टॉक तो स्टॉक है ही नहीं। वेंडर वेंडर डायरेक्ट कस्टमर को दे रहा था, मेरा स्टॉक क्यों मूव करेगा? हम्म। तो इसलिए उसमें मूवमेंट टाइप नहीं रहता है। और इसी वजह से इंटरव्यूअर हमेशा पूछेगा, मतलब 10 में से 5 तो जरूर, 10 इंटरव्यू दोगे तो 5 इंटरव्यू में जरूर पूछेगा कि व्हाट इज द मूवमेंट टाइप फॉर थर्ड पार्टी सिनेरियो। तो फिर यहाँ पे मूवमेंट टाइप है क्यों, जब इसका यूज ही नहीं है तो? यूज है, थर्ड पार्टी में नहीं है, बाकी सेल्स थर्ड ऑर्डर पार्टी में में। तो रहेगा ना। स्टैंडर्ड हम्म। सेल्स ऑर्डर हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, आईपीओ हो गया, जितने भी बाकी सब सेल्स ऑर्डर है, सब में मूवमेंट टाइप रहेगा। सिर्फ किस में नहीं अच्छा। रहेगा, तो थर्ड पार्टी में नहीं रहेगा। थर्ड जैसे पार्टी में नहीं ये रहेगा। सीपी क्या है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के लिए है, स्टैंडर्ड ऑर्डर के लिए, तो इसमें देखो 6 नोट 1 है। हाँ। ठीक है। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट टाइप मेन इंपोर्टेंट है, किसको किसको हमको जानना चाहिए। तो आप स्क्रीन शेयर क्लोज कर दो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म। ये देखो मूवमेंट टाइप।
जब भी कोई हम मूवमेंट टाइप यूज करते हैं तो उसका टू इम्पैक्ट होता है। क्या होता है? एक तो स्टॉक का मूवमेंट अपडेट होता है, मतलब स्टॉक अपडेट होगा, चाहे इन हो रहा है या आउट हो रहा है। अगर इन हो रहा है तो स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा, और अगर आउट हो रहा है तो स्टॉक हमारा घट जाएगा। कहाँ से घटेगा, कौन से स्टॉक से घटेगा, वो डिपेंड करता है मूवमेंट टाइप से। या घटेगा या बढ़ेगा वो डिपेंड करता है मूवमेंट टाइप से। दूसरा जो इसमें इम्पैक्ट होता है वो होता है कि अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होता है, इन्वेंट्री अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। मूवमेंट टाइप क्या कंट्रोल करता है? जब भी हम पीजीआई करते हैं तो अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होता है, करेक्ट। वो कैसे होता है? वो होता है उस पीजीआई के चेक करेगा तुमको शेड्यूल लाइन कैटेगरी, शेड्यूल लाइन कैटेगरी में चेक करेगा मूवमेंट टाइप, और जो मूवमेंट टाइप रहेगा उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होगा। ठीक है। देखो, जो स्टैंडर्ड शेड्यूल लाइन कैटेगरी क्या है? टीपी है। उसका मूवमेंट टाइप क्या है? 6 नोट 1 है। उसका मूवमेंट टाइप 6 नोट 1 है। इसका क्या काम है? स्टॉक विल बी रिड्यूस फ्रॉम द अनरिस्ट्रिक्टेड। ये क्या करेगा? अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब, अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक का क्या मतलब? अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब कंपनी का स्टॉक, जो जहां से कंपनी बेच रही है सामान, जहां से कंपनी बेच रही है उसको अनरिस्ट्रिक्टेड बोलते हैं, करेक्ट। अभी हम लोग बताए थे अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड, ब्लॉक, इंस्पेक्शन, एक्सपायर्ड, इस तरह का स्टॉक होता है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब जहां से कंपनी सामान बेच रही है। तो जब हम शेड्यूल लाइन, स्टैंडर्ड शेड्यूल लाइन कैटेगरी सीपी यूज करेंगे तो उसमें मूवमेंट टाइप क्या है? 601 है। ये याद करना है कि मूवमेंट टाइप किसका मूवमेंट टाइप क्या है। 601 मतलब नॉर्मल सेल्स। सीपी क्या है? स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल शेड्यूल लाइन कैटेगरी है। तो नॉर्मल शेड्यूल लाइन कैटेगरी हम कहाँ यूज करेंगे? नॉर्मल सेल्स में। तो नॉर्मल सेल्स में हमारा क्या प्रोसेस होता है? स्टॉक कहाँ से हम भेजते हैं कस्टमर को? अनरिस्ट्रिक्टेड से भेजते हैं, करेक्ट ना। तो अनरिस्ट्रिक्टेड से हम भेज रहे हैं मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड से घटेगा और कस्टमर को चला जाएगा। तो वही ये कर रहा है। उसका मूवमेंट टाइप क्या हो गया? 6 नोट 1। 6 नोट 1 को क्या इसका काम हो रहा है? रिड्यूस, स्टॉक विल बी रिड्यूस फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड। और दूसरा क्या होगा? इन्वेंट्री अकाउंट जनरेट होगा। इन्वेंट्री अकाउंट क्या जनरेट होगा? तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। ये रटे वाला चीज है, इसमें और कुछ नहीं। ये जो अकाउंटिंग एंट्री है वो रटना है आपको, और ये वाला समझना है आपको। स्टॉक घट रहा है, बढ़ेगा, कहाँ से घटेगा कहाँ बढ़ेगा, वो आपको समझना है, और अकाउंटिंग एंट्री रटना है। अब देखो रिटर्न के सिनेरियो में, रिटर्न का स्टैंडर्ड क्या है? शेड्यूल लाइन कैटेगरी डीएन। डीएन, इसका मूवमेंट टाइप क्या है? 651। इसका एक्चुअली मूवमेंट टाइप 2 4 5 है, उसको हम पढ़ेंगे कि और क्या क्या है। अभी हम पढ़ते हैं 651 का। इसमें देखो क्या कर रहा है, ये रिटर्न है ना। तो अगर हम रिटर्न लेते हैं तो नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है? हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। जैसे अगर हमारे स्टॉक में क्या है, 150 क्वांटिटी है, अब 20 क्वांटिटी हमको कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो हमको 170 क्वांटिटी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? स्टॉक हमारा बढ़ गया। तो वो बढ़ता कैसे है? यहाँ देखो, यहाँ पे हम उसका कोडिंग कहाँ लिख रखे हैं? ये वाला मूवमेंट टाइप में कोडिंग लिख रखे हैं कि अगर हम मूवमेंट टाइप 651 यूज कर रहे हैं तो स्टॉक हमारा क्या होना चाहिए? ऐड हो जाना चाहिए। और कहाँ ऐड होगा? रिटर्न स्टॉक में होगा ऐड। कोई कोई इसमें कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। और देखो, इसमें अकाउंटिंग एंट्री जनरेट नहीं होगा। जब हम 651 यूज करेंगे तो अकाउंटिंग एंट्री जनरेट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री क्यों नहीं जनरेट हो रहा है?
या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जस्ट फॉर आई जैसे कि क्यू। डैमेज हुआ स्टॉक है शायद, इसीलिए तो अब तो इसमें ऐड नहीं होगा ना कंपनी में, इन्वेंटरी में, इसीलिए चलो ऐड यहाँ नहीं हुआ, हम समझ गए तुम्हारी बात। हमने क्या बोल, हम्म, हमने आ, 50 टीवी बेचे, एक टीवी का दाम है 1,000 रुपया, हमने 50,000 का सेल किया, ठीक है। 50,000 में से 20,000 का टीवी हमको वापस आ गया, वापस आ गया ना, तो हम्म, हम अपना अकाउंट में लिखेंगे भी तो कि हाँ हमको इतना का घाटा हुआ। अरे तो फिर पता कैसे चलेगा कि हम कितना, मेरा कंपनी प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम बेच रहे हैं हाँ, 50,000 का और खाली रिप्लेसमेंट दे रहे हैं 1 लाख का। तो कहीं तो उसका हम्म, अकाउंटिंग एंट्री होना चाहिए ना, हम्म, है, इसका रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए। लेकिन यहाँ हम्म, पे अकाउंटिंग एंट्री इसलिए नहीं जनरेट होगा कि हम इसको अभी रिटर्न स्टॉक में रखे हैं। रिटर्न स्टॉक मतलब एक होता है टेम्पोरी स्टॉक, वहां से हम उसको इंस्पेक्शन में डालेंगे कि भाई वो जैसे रिटर्न होके 30 वो आ गया। अब मेरा इंजीनियर जो है वो कस्टमर के पास नहीं गया था चेक करने के लिए कि सच में ये 20 खराब है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न स्टॉक से इंस्पेक्शन स्टॉक में डालेंगे। इंस्पेक्शन स्टॉक में डालेंगे तो इंजीनियर को पता चलेगा कि हमको इतना टीवी को चेक करना है, ठीक है। तो वो इंजीनियर आएगा और इंस्पेक्शन करेगा। अगर वो उसको सच में टीवी खराब लगा तो वो क्या करेगा, उस स्टॉक को मूव कर देगा एक्सपायर्ड वाला में या डैमेज वाला में। जब वो डैमेज में मूव करेगा तब कंपनी को पता चल गया कि हाँ अभी हमारा लॉस है, ये घाटा हो गया। उस समय हम अकाउंटिंग एंट्री जनरेट करेंगे। लेकिन जब हम रिटर्न ऑर्डर में डाल, रिटर्न स्टॉक में डाल रहे हैं, तो अभी हमको पता ही नहीं है कि एक्चुअली ये ठीक है कि खराब है, इसलिए हम यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री जनरेट नहीं कर रहे हैं। यानी पता ये, इससे ये पता चल रहा है कि हम रिटर्न स्टॉक में डाल रहे हैं, तो ये रिटर्न स्टॉक टेम्पोरी है। जैसे ही हम फाइनल हो जाएगा कि हाँ इसको सही वाला में डाल रहा है, यानी अनरिस्ट्रिक्टेड में डालना है या एक्सपायर्ड वाला में या डैमेज वाला में डालना है, तब उस समय हम अकाउंटिंग एंट्री जनरेट करेंगे। कोई इशू, कोई कंफ्यूजन? नहीं, अच्छा, एक देखो होता है रिटर्न ऑर्डर डिलीवरी, इसमें भी उसका भी है डीएन, लेकिन उसका भी था रिटर्न ऑर्डर का भी डीएन, ये भी है डीएन। अभी हम तुमको बोले ना कि रिटर्न ऑर्डर के सिनेरियो में हम अलग अलग स्टॉक में डालते हैं। अब हमको देख रहे हैं कि अगर हमको पता है जैसे कि 20 टीवी जो मेरा आया है, सेलर बेच नहीं पाया, इसलिए बोला भैया हम नहीं बेच पाएंगे, अपना सामान लेके चले जाइए, ठीक है। तो हमको पता है कि वो 20 टीवी मेरा क्या है, सही है। तो हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट अनरिस्ट्रिक्टेड में डाल देंगे, मतलब कंपनी के स्टॉक में डाल देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको अगर कंपनी के स्टॉक में डालना है तो हम क्या यूज करेंगे, मूवमेंट टाइप 653 यूज करेंगे। 651 में क्या हो रहा था, ये सब याद करना होगा तुमको लोग को आगे जा करके। 651 से रिटर्न और स्टॉक में जा रहा था, 653 से कहाँ जा रहा है, अनरिस्ट्रिक्टेड में जा रहा है, ठीक है। अभी अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या हो गया, कंपनी का स्टॉक बढ़ेगा, कंपनी का स्टॉक बढ़ेगा तो अकाउंटिंग एंट्री जनरेट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? नहीं। 655 मतलब क्वालिटी स्टॉक। अभी हम तुमको बोले ना कि रिटर्न ऑर्डर से, रिटर्न स्टॉक से हम कहाँ डालते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन में डालते हैं या क्वालिटी स्टॉक बोलते हैं। तो क्वालिटी स्टॉक में जाकर के हम चेक करेंगे। अच्छा, क्वालिटी स्टॉक में भी डालेंगे तो अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हो रहा है यहाँ पे ही, ठीक है। तो ये जो हम किस एक्चुअली मूवमेंट टाइप से क्या कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन से स्टॉक में डालना है। ब्लॉक स्टॉक, अगर ब्लॉक में जाना है तब उसमें हम क्या करेंगे, 657। तो तुमको सिर्फ मूवमेंट टाइप याद करना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अकाउंटिंग एंट्री सिर्फ एक जगह जनरेट नहीं हो रही है जब हम उसको रिटर्न स्टॉक में डाल रहे हैं, बाकी और कहीं भी मूव कर रहे हैं तो अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हो जा रहा है, करेक्ट। ये है देखो हम्म, पीजीआई। पीजीआई मतलब क्या हो गया, पीजीआई हम कब करते हैं, जब हमारा स्टॉक
भेजना रहता है, जब हम बाहर भेजते हैं यानी हम सेल करते हैं तब। ये देखो मूवमेंट टाइप, अच्छा, ओ सॉरी, ये रिवर्स पीजीआई है, तो पीजीआई कहाँ गया? अच्छा, पीजीआई था 6 नोट 1, जो हम नॉर्मल डिलीवरी देख रहे थे 6 नोट 1, वो क्या हो रहा था, अनरिस्ट्रिक्टेड से रिड्यूस कर रहा था। लेकिन हम जब रिवर्स पीजीआई करेंगे, मतलब हम वापस सामान ले रहे हैं, तो अभी क्या करेगा, ऐड करेगा। अकाउंटिंग एंट्री इसी में घूमता रहेगा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट, कभी ये क्रेडिट होगा कभी ये डेबिट होगा। इसको जब तुम ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह का हमारा स्टॉक आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, तो अकाउंट इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो जाए। ये तुम जस्ट उल्टा होता रहता है, वो तुम ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। रिवर्स पीजीआई का टी कोड क्या है, VL09। एक एक पीजीआई से क्वेश्चन आता है, शायद तुम लोग कहीं नोट कर लेना, कि जब हम पीजीआई कर दिए तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्या, हाउ हाउ वी कैन कैंसिल द पीजीआई। तो हम पीजीआई को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। और रिवर्स करने का पीजीआई का टी कोड है VL09। शेड्यूल लाइन कैटेगरी हम तुमको बताए थे, मूवमेंट टाइप जो कंसाइनमेंट का है, कंसाइनमेंट का मूवमेंट टाइप क्या है, 6। कंसाइनमेंट में 4 मूवमेंट टाइप होता है, 6, 31, 32, 33, 34। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, शेड्यूल लाइन कैटेगरी कौन सा है, कंसाइनमेंट का शेड्यूल लाइन कैटेगरी क्या है, और उसका मूवमेंट टाइप क्या है। शेड्यूल लाइन कैटेगरी का आइटम कैटेगरी क्या है, सॉरी, शेड्यूल लाइन कैटेगरी क्या है, और उसका मूवमेंट टाइप क्या है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन आता है, थर्ड पार्टी का मूवमेंट टाइप कौन सा है, जैसे कंसाइनमेंट का मूवमेंट है, थर्ड पार्टी का मूवमेंट टाइप कौन सा है, कोई नहीं याद है? थर्ड पार्टी में मूवमेंट टाइप नहीं होता है। हम तुमको बोले ना कि ये क्वेश्चन 5, 10 में से 5 में आएगा, बाकी सारा प्रोसेस में मूवमेंट टाइप होता है, सिर्फ थर्ड पार्टी में मूवमेंट टाइप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हम्म। क्योंकि स्टॉक का मूवमेंट हमारे यहाँ से नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एसटीओ आ गया डायरेक्ट। अच्छा, मूवमेंट टाइप पढ़ाने के लिए एसटीओ आ गया। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हम लोग कल पढ़ेंगे यहाँ से। ये एसटीओ समझाना है, तो एसटीओ में हम कल पढ़ाएंगे इसको। ठीक है, तो कल ज्वाइन हाँ करते हैं ठीक सेम है। टाइम पे 8 बजे। हाँ ठीक ओके, बाय बाय। कोई क्वेश्चन, है। कोई डाउट? बाय। नहीं नहीं, अभी तक आज तो नहीं, सब ठीक है। ठीक है ना, हम्म। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके बाय।